नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने एक मज़ेदार वीडियो लेकर के, जिसके बारे में मैंने आपको नाइट की क्लास में पहले ही अवगत करवा दिया था। और ये सुनहरा अवसर है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं, जो चाहते हैं कि 2025 में एक नौकरी उनके हाथ में हो। ये सुनहरा अवसर उनके लिए आया है। किन किन के लिए हैं ये? तो अगर आप हैं ग्रेजुएट प्लस बीएड किए हुए, तो आपके लिए यह वैकेंसी आई है। यदि आप हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड भी कर रखा है, तो यह वैकेंसी आपके लिए भी आई है। अब आप कहेंगे सर क्या ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है? रुकिए, थोड़ी बात तो पूरी सुनिए। यदि आपने किया है ग्रेजुएशन, क्या कर लिया है, यदि आपने कर लिया है ग्रेजुएशन, तो यह वैकेंसी आपके लिए भी है। यदि आपने किया है ट्वेल्थ, मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान सुनिएगा, यदि आपने किया है ट्वेल्थ और साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो यह वैकेंसी आपके लिए भी है। अभी तक आपने EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में सुना होगा। इसके वैकेंसीज के बारे में अनेक वीडियो कल से प्रसारित हो रहे हैं, उसमें आपने देख लिए होंगे कि भाई साहब यहां पर केवल बीएड 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 नाम सुनाई दे रहा है, उनके लिए बल्ले 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 बल्ले। ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है बीएड वालों के लिए, बस सुनहरा अवसर उनके लिए तो है ही, लेकिन ग्रेजुएट लेवल के लिए भी यह वैकेंसी आई है। कंप्यूटर सेक्टर में अपना कार्य करने वालों के लिए भी आई है। और यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर से, तो आप बन सकते हैं टीचर कंप्यूटर के भी बिना बीएड के। तो यह भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। तो चलिए आप सभी को मैं अवगत कराता हूं इस वैकेंसी के बारे में, किस किस पोस्ट में कौन कौन एलिजिबल हैं। पूरा वीडियो A to Z देखिएगा, ऐसा ना हो कि बीच बीच में देख करके आप भूल जाएं कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी कौन कौन सी है। क्योंकि मानना यह है इसमें फीस जरूर ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये भी ये बात तय है कि इसमें फॉर्म भी कम ढलेंगे। क्यों ढलेंगे? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऊपर से माइनस मार्किंग है, दूसरा इसकी फीस इतनी है कि हर कोई बच्चा इसमें फॉर्म नहीं डालेगा। जिसकी तैयारी है, जो तैयारी करना चाहता है, जो ज्वाइनिंग चाहता है, वह सब तरफ से हार चुका है, वही इस फॉर्म को डालेगा। रास्ते चलता कोई बच्चा इसका फॉर्म नहीं फिलअप करेगा। तो बात आती है इस स्कूल के बारे में, इसकी फीस की, इसके सिलेबस की, सब कुछ A to Z एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। साथियों, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाली स्कूल हैं, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर जो है उसके अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होने के कारण इसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको किसी स्टेट के अंदर में काम नहीं करना है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह करके वर्किंग करना है। साथियों, इस EMRS को वैसे तो शुरुआत 1998 में हो जाती है इस स्कूल की। जैसे नवोदय है, जैसे केंद्रीय विद्यालय KVS है, इनमें जिस तरीके से चलता है रेसिडेंशियल इलाका, वैसे ही EMRS का भी चलता है। लेकिन यह ट्राइबल्स वाले में सेक्टर में है, जनजातीय जहां रहती है उनके बच्चों के विकास, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया हुआ स्कूल है। तो ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाएगा। इसमें आपको मैंडेटरी ये नहीं है कि आपको किस राज्य से रहने वाले हैं और किस राज्य में आप नौकरी चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। वह ज्वाइनिंग उनके हिसाब से देंगे, आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और यह आपके लिए ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहेगी। इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। यह 1998 से चली आ रही है, लेकिन इसमें भर्ती पहली बार 2021 में हुई है, 2021-22 में। उसके बाद 22-23 में हो रही है, 21 से लगा करके 23 तक उसकी चलिए प्रक्रिया पूरी। और 24 में आने की थी, लेकिन 24 में वैकेंसी ना देख करके इन्होंने वैकेंसी दी है 25 में। अब ये जो वैकेंसी आई है 24 में, जो 23 में जो हुई ज्वाइनिंग, उस ज्वाइनिंग में प्रक्रिया कुछ अलग थी। सिलेक्शन की प्रोसेस हल्की थी, सिंपल थी, वनडे एग्जाम थी। केवल एक एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और ज्वाइनिंग लीजिए, इतना सा था। लेकिन इस बार इसमें दो पैटर्न ला दिया, Tier 1 और Tier 2, दो टीयरों में इसको डिवाइड कर दिया है। और एक शब्द जो इसमें लिखा है
वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आईबीपीएस लिखा है तो क्या इसकी एग्जाम कंडक्ट आईबीपीएस करवाएगी, शायद, हालांकि नहीं हो सकता पेपर उनसे बनवा, क्योंकि पेपर से खुद करवाएंगे और ये भी ऑफलाइन करवाएंगे और सिलेक्टेड कुछ ही जगहों पर सेंटर बहुत कम रखेंगे, ज़्यादा विस्तृत रूप से सेंटर नहीं रखने वाले एग्जाम के। नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा, जिस स्टेट से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसकी राजधानी में सेंटर दे देंगे, बाहर ये सेंटर शायद ही दे। साथियों ये बहुत अच्छी बात है, सेंटर भी अगर कम रहता है तो पेपर लीकेज लिंक जो बाहर आउट होता है पेपर लीक हो जाते हैं, एक तरीके से उनकी भी संभावना कम, ऊपर से ऑफलाइन है, OMR शीट बेस्ड पेपर है, बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, एकदम लगने वाला पेपर होता है कि हाँ पेपर ले रही है संस्था, इतना मज़ेदार पेपर होता है, क्योंकि मैंने देखा इसका PYQ वाला पेपर, आपको मैं इसका तैयारी भी अच्छे से करवाऊंगा। चलिए करते हैं शुरुआत इस भर्ती की EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ESSE, इसने अपनी खुद की एग्जाम सिलेक्शन कराने वाली संस्था बना रखी है, जिसने वैकेंसी का अपडेट दिया 2025 में। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रही है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि हमें जो जनजाति वाले क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ एक एजुकेटेड सोसाइटी, मतलब पढ़े लिखे जो जनरेशन है, उनके एक परिवार तैयार करना, एक समाज तैयार करना है पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे नेशनल लेवल पर, वहाँ रह करके आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये तो इन्होंने नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि कहाँ कहाँ क्या मिलने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे काम की बातों पर चलते हैं डायरेक्ट, बिना समय जाए किए कौन कौन होंगे एलिजिबल, क्या क्या होगा। सबसे पहले कब से कब तक फॉर्म डालेंगे, तो फॉर्म जो है 23 अक्टूबर तक ढलने वाले हैं, और 23 अक्टूबर की रात्रि 11:50 से पहले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, आज ही, यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज 21 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 21/9 को अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे साथियों 21/9 है, यानी कि आपके पास पूरा पूरा एक महीना है। आप अभी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए अगले 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि बाद में इसके ऊपर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने पर क्या होगा, साइट स्लो हो जाएगी। फॉर्म फिलअप करने प्रारंभ हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिए हैं, लिंक एक्टिव हो गई है, जैसा आप देख लीजिए मैंने पहले खोल रखी है। ये रही यहाँ पर अप्लाई की डेट, यानी कि आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, यानी कि ये फॉर्म डालना प्रारंभ कल से ही हो चुका है। 20 तारीख को इसका अपडेट आया था, 20 से ही इन्होंने साइट तो एक्टिव कर दी, लेकिन 20 को थोड़ा साइट पर लोड होने के कारण वर्क नहीं कर रही थी, तो आज की, तो इसलिए मैं वीडियो कल रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, आज ही किया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। आइए इसके बाद में यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है, फी जो पेएबल फॉर ESSE 2025 नॉन रिफंडेबल है, यानी कि जो पेमेंट आप पे करोगे वह रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह पेमेंट आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, एग्जाम सेंटर्स, पेपर वगैरह जो हैं वो सारी प्रोसेस का आपसे पैसा लिया जाएगा, और पैसा बहुत मोटा लिया जा रहा है, पैसा ज़्यादा है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1000 से लगा करके 1500 2000 तक इसकी फीस रहने वाली है। खैर पेमेंट मायना नहीं रखता है, अगर एग्जाम प्रॉपर करवा ले और सिलेक्शन हो जाते हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं, कमा लेते हैं। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में इतना फीस रखना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पेपर लीक नहीं होता है, पेपर सही से करवा ले तो पेमेंट मायना नहीं रखता है, पहली बात। दूसरी ये घोटाले की भेंट ना चढ़े, सबसे बड़ी बात। और ये जो पेपर करवाने वाले हैं इनकी फीस ज़्यादा भी इसलिए भी रहेगी क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो प्रिंटिंग निकलवाना, उनकी पैकेजिंग रखना, और स्कूल जहाँ लिया था वहाँ पर भी उनको पूरा स्कूल की बाउंड्री को कंट्रोल करना पड़ता है उस टाइम, तो खर्चा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ठीक है, अगर लेते भी है तो हमें पेमेंट नहीं करता है, लेकिन पेपर प्रॉपर सही होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला एप्लीकेशन फीस के बारे में कुछ चीज़ लिखी, जरा देखिए। एप्लीकेशन फीस में क्या है, SC ST PWD कैंडिडेट प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, जितने फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST वाले हैं, इनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। परंतु क्या बोला, सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोसेसिंग फीस इज अवेल फॉर ऑल मैंडेटरी, कंपल्सरी है प्रोसेसिंग फीस सभी से लिया जाएगा। और प्रोसेसिंग चार्ज जो है ऑन द फी एंड गुड्स एंड
सर्विस जीएसटी भी इसमें लिए जाएगी, आपको प्रोसेसिंग में जीएसटी भी आपसे लिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम जीएसटी नहीं लेंगे, देख लीजिए ये रही आपकी जीएसटी, ये रही आपकी नेक्स्ट जनरेशन वाली जीएसटी भी लागू हो गई है ना। और फिर कहाँ से लागू हुई है देख लीजिए आप, है ना, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को मतलब बनाना कैसे है ये आप ही जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये आपको पैसा इसलिए दे देगा क्योंकि आप देश का विकास करवाइए, लूटिए मत, हम तो कमा के ले जाएंगे हमारे देश के लिए, आपकी तरह हम नहीं रहने वाले, वो बात आप सभी जानते हैं। खैर आइए अब बात करते हैं हम क्या मोड ऑफ पेमेंट के जो है वह आपको ऑनलाइन होगा पेमेंट, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक पेमेंट जो आपको लगने वाला है उसको समरी की गई हुई यहाँ पर कि पोस्ट वाइज दिया है एप्लीकेशन फी और जो प्रोसेसिंग फीस है वो क्या क्या लगने वाली, जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि ने इन्होंने जो फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन फीस जीरो रखी है, कोई शुल्क नहीं लगी है, एप्लीकेशन फीस नहीं लेंगे, परंतु क्या कर दिया गया, 500 रुपये इन्होंने प्रोसेसिंग चार्ज रख ली, जो कि क्या हो जाएगी, अब इसका जीएसटी भी लेंगे अलग से इसमें, तो मान के चलिए थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो प्रिंसिपल के लिए और पीजीटी टीजीटी के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी इन्होंने 500 रुपये तो लगना ही है। लगभग आप मान के चलिए आप कहीं फॉर्म डालना चाहें तो आपसे 600 रुपये का इर्द गिर्द वो लेगा। इसके बाद में फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट हैं उसमें से चाहे वो जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो, उनकी बात की जा रही है। अगर उनमें से हैं तो उनको कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2000 तो एप्लीकेशन फीस, 500 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल आपको देना पड़ेगा कितना, 2500 रुपये। वहीं अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 1500 रुपये तो क्या है भैया आपके एप्लीकेशन फीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि 2000 रुपये आपसे ये वसूला जाएगा। और नॉन टीचिंग के लिए 1000 तो एप्लीकेशन फीस, 500 रुपये क्या है प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि 1500 रुपये नॉन टीचिंग यानी कि हॉस्टल वार्डन, और साथ में जो आपका अदर लेबोरेटरी वाला है, जैसे वाला है, इन वैकेंसीज के लिए भी आपको 1500 रुपये, यानी कि कम से कम 1500 रुपये आपको आवेदन के देना ही होगा। बातें क्लियर है पेमेंट को लेकर के। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा एग्जाम के बारे में जानते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम टीयर 1 और टीयर 2 दो तरीके से एग्जाम होगी, फेस 1 और फेस 2 जिसे हम कहते हैं, वही टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है, जबकि टीयर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित रूप का भी होगा। तो उसके बाद में बात करेंगे भाई, पहले हम बात करते हैं कि टीयर 1 तो हम निकाल लें, टीयर 1 निकालने के बाद में ये हमें पता चलेगा कि टीयर 2 में हमारा नंबर आ रहा है। खैर वैकेंसी भी अच्छी है, 7500 प्लस वैकेंसी है, तो ये कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, चिंता नहीं करने का। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ थोड़ा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा, ये बात यहाँ पर कही गई है, इसके बारे में जानकारी हमें दी गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए आप क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ चीजें है क्या, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है, ये तो हमारा काम की, ये तो उसकी है। देखिए पोस्ट के बारे में कि इन्होंने पोस्ट कितनी किस्म आई है, उस पोस्ट को भी समझ लीजिए। पोस्ट कितनी आई है, पोस्ट आपके सामने दी गई है। एग्जाम का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा, चिंता मत कीजिए कैसे कैसे होगी। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 225 पोस्ट प्रिंसिपल की है, यानी कि कुल प्रिंसिपल कितने बनने वाले हैं, 225 कैंडिडेट प्रिंसिपल बनने वाले हैं इस बार। इसके बाद में पीजीटी में कितने बनने वाले हैं, तो 1460, एएमआरएस में 1460 बीएड धारक बच्चे, जो विद्यार्थीगण है, जो परिवार के सदस्य हमारे एसएससी परिवार के सदस्य है, वह बीएड धारक 1460 पीजीटी के टीचर बनेंगे। वहीं टीजीटी के जो हैं वहां पर 3962, लगभग 4000 यहाँ पर हो रहा है। मोटा मोटा अगर 4000 1460
और 3962 को अगर जोड़ ले तो ये आपको जो मिलेगा ये हो जाएगा आपको, जो कि ये हो गया 4 और 1 5, लगभग 5,500 वैकेंसी जो है आपके केवल और केवल किसकी है, टीचर्स की वैकेंसी है। इसमें से 7,500 में से मोटे मोटे तौर पर 7,500 से भी अधिक वैकेंसी है, लेकिन 7,500 के लगभग है, नहीं 7,267 है, ठीक है। तो लगभग मतलब 7,000 के लगभग जो वैकेंसी है उसमें से मोटे मोटे आप देख रहे हैं 7,000 के इर्द गिर्द जो, इसमें से 5,000 वैकेंसी तो केवल किसकी आ गई है, 5,500, वह तो केवल टीचर्स के लिए आ गई है। इसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स में आपकी 550 है, हॉस्टल वार्डन में जो वार्डन है उसके लिए 635 जो हॉस्टल वार्डन बनेंगे। वहीं अकाउंट का जो काम देखने वाले हैं उनकी पोस्ट 21 आई है, और JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है वह 228 पोस्ट इस बार आई है। पिछली बार 650 के आसपास थी, लगभग 600 के इर्द गिर्द, 600 या 700 के इर्द गिर्द, 750 थी शायद, 750 के इर्द गिर्द। इस बार 230 ही है, बहुत कम वैकेंसी इस बार। लैब अटेंडेंस 146, इस बार भी इसमें बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन ठीक है। हमें जो भी आप में से देने वाले हैं उसमें से एक वैकेंसी को टारगेट करके आप फोकस कीजिए, एक सीट मारिए, बस यही क्राइटेरिया बनाइए, इस बार सिलेक्टेड होइए। पेपर बहुत मज़ेदार आएगा, एकदम लेवल का पेपर आता है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है प्रिंसिपल के लिए कि ओबीसी में 60 है, वहीं जनरल में 116 है, एससी में आपका 33 है, एसटी में 16 है। ये सारी वैकेंसी दी गई, टोटल 225 है, ठीक। आइए अब यहाँ पर थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज भी। सब्जेक्ट में अगर देखेंगे आप तो आपको हिंदी की जो वैकेंसी है टोटल वह 81 है, यानी कि हिंदी की पोस्ट खाली है 81, और इसमें 34 जनरल, EWS 8, OBC 21 और 12 SC और वहीं 6 ST। इंग्लिश की बात करें तो 112, मैथ्स का 134, वहीं लगभग 169, केमिस्ट्री 198, फिजिक्स 99, बायोलॉजी 140, हिस्ट्री जियोग्राफी 98, 120 कॉमर्स, वहीं इकोनॉमिक्स 155 और कंप्यूटर साइंस 154। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, ये जो कंप्यूटर साइंस है इसमें आपसे बीएड वगैरह नहीं मांगा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आप केवल और केवल इसमें ग्रेजुएट लेवल के हैं तब भी, और मास्टर लेवल के अगर किया है कुछ कंप्यूटर से MSc तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, ये मैं स्टार इसलिए बना रहा हूँ कि यह यहाँ पर बीएड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलिए आवेदन करिएगा, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें आवेदन करिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। इसके बाद में ये तो सारे ये तो किसके लिए थी, प्रिंसिपल के लिए थी, ये प्रिंसिपल के लिए था, ठीक है ना, प्रिंसिपल ग्रुप ए। पोस्ट ग्रेजुएट PGT के लिए, प्रिंसिपल के लिए ऊपर लिखी हुई है, इसके बाद PGT का हो गया है ग्रुप बी में। इसके बाद में आपका TGT ग्रुप बी, इसमें भी आपको वैकेंसीज बहुत अच्छी मिलेगी। हिंदी के लिए 424 है, 395 हिंदी का है, वहीं मैथ्स का 381 है, और सोशल स्टडीज़ सामाजिक विज्ञान का 392 है, साइंस का 408 है, कंप्यूटर 550 सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर साइंस है, जहां बीएड नॉट मैंडेटरी है, कंपलसरी बीएड नहीं है। सुनहरा अवसर है आप सभी के पास, देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस वालों कहते हैं ना भर्ती नहीं आती नहीं आती, आ गई है, ढाल दो, लूट लो, ले लो सरकारी नौकरी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें जो आपका रीजनल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज बेस्ड रीजनल, जैसे कि असमिया है, बोडो है, बंगाली है, गारो, गुजराती, कन्नड़ हो सकती है, खासी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, मणिपुरी हो सकती है, मिजो, ओडिया या अदर जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हैं उनकी वैकेंसी है। टोटल अदर लैंग्वेज की लगभग 223 वैकेंसी अलग ये हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वो 7,500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी इधर 200 वैकेंसी लगभग इधर है ना, इसलिए इसको जोड़ा गया। इसके बाद में है म्यूजिक या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो हैं, म्यूजिक का है, आर्ट डिजाइनिंग वाला है, PET वाले हैं, PET फीमेल मेल दोनों के लिए है, और लाइब्रेरियन है, इनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और अगर हम बात कर लें तो टोटल 1189 जो हैं, यानी कि लगभग 1200 वैकेंसी मोटे मोटे तौर पर किसकी है, आपके TGT में ग्रुप बी में ही है, जिसमें आपको म्यूजिक, आर्ट,
और पीईटी, और पीईटी मेल फीमेल में अलग अलग दी गई है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। इसको भी जो भी इसमें एलिजिबल है वो इसका फॉर्म अवश्य फिलअप करिएगा। इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें साथियों, तो एक और है नॉन टीचिंग पोस्ट, और इसी की मैं बात करने वाला हूं। जो बंदे 12th पास है उनकी भी, जो बंधु ग्रेजुएट हैं वो भी, उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है? 346 पोस्ट है, और ओबीसी में 93 किसकी है? केवल और केवल ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस के लिए 34 और 143 143 जनरल के लिए है। एससी के लिए कितनी है? 51 है। वहीं एसटी के लिए 25 है। आप इनको, इनके आंकड़ों को मत देखिए, आप अपने लिए अवसर देखिए कि आपके लिए सुनहरा अवसर है। अब आपको दिन रात नींद को खो देना है, इस बार ईएमआरएस को लेकर ही रहना है। हॉस्टल वार्डन की अगर बात कर ले तो 289 पोस्ट हैं हॉस्टल वार्डन में फीमेल की, मेल में 346, फीमेल में 289। अगर यहां आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर भी 119, 28, 78, 43, 21 ये सारी पोस्ट इधर दी गई है। हालांकि ये वीआई और इधर अदर जो दिए गए उनकी वैकेंसीज अलग हैं, इसको ध्यान मत रखिए। फीमेल स्टाफ नर्स में 550 वैकेंसीज हैं, जिसमें 224 जनरल, 55 ईडब्ल्यूएस, 148 ओबीसी, और इसके बाद है आपका जो फीमेल है तो यानी कि फीमेल ही अप्लाई करेंगे नर्स में, तो 82 और 41 वैकेंसी इधर हैं। अकाउंटेंट जो 61 पोस्ट है उसमें से 26 तो जनरल के पास हैं, 6 जो ईडब्ल्यूएस के पास है, 16 ओबीसी के पास हैं, 9 और 4 जो है आपके कहा है एससी और एसटी हैं। देखिएगा इसमें बहुत कम फॉर्म डलेगा, तो अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म डाल दीजिएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए की अगर बात कर ले तो यहां पर 94 पोस्ट तो इधर हैं, किसमें? जनरल कैटेगरी में। 22 है आपकी ईडब्ल्यूएस को, वहीं 61 पोस्ट है आपकी किसकी? ओबीसी को। मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही है कि सबसे बड़ा जो कारवा है फॉर्म फिलअप करने का, एग्जाम देने का, वह मिलने वाला है किसका? इस कैटेगरी का, और इसी में सबसे कम पोस्ट दे रखी है। जरा देखिए आप, यहाँ इतनी पोस्ट है तो इसमें आपने अभी जिस तरीके से नया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो अन्याय हो रहा है। फिर यहाँ क्यों रिजर्वेशन के नाम पर आप उनको लूट रहे हैं? क्यों इतनी पोस्ट फिर यहाँ दी जा रही है? किस लिए? अगर यहाँ से स्विच करके इनका कट ऑफ पार कर रहा है, आप यहाँ जॉब नहीं दे सकते, तो फिर इनको भी वैकेंसी ऐसी क्यों दी जा रही है? इस बात पर मेरा विरोध है। मैं विरोध आरक्षण की नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध पोस्ट की नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध इस बात का कर रहा हूँ अगर कैंडिडेट एससी और एसटी का है और वह जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर रहा है, यानी कि वो एलिजिबल है ना, वह पढ़ा हुआ है, वह इतना योग्य है कि उसने इतनी मेहनत की कि वो जनरल के बराबर नंबर ला रहा है, यानी कि उसने अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लेना चाहा, उसने ओपन चैलेंज किया है, और ओपन चैलेंज किया तो उसको ओपन दीजिए ना। हालांकि आप कहेंगे सर फिर ऐसे तो सभी पोस्ट में से आरक्षण हटा देना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपने पढ़ाई की ना, उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए रहना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। जिसका हायर एजुकेशन अच्छा बैकग्राउंड में रहा है ना, सीबीएसई हुआ ऐसा वैसा, उनको नहीं मिले तो चलेगा, क्योंकि वो जनरल में मार सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक, उसकी जो नींव है वो बहुत अच्छी भरी हुई है पहले से। जिनकी फैमिली से ऑलरेडी गवर्नमेंट में है उनको नहीं देना चाहिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ। खैर, बाकी सभी का अपना अपना तर्क है, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार का निर्णय है। हमारा काम है कि हम सारे टीचर्स और सारे जो हमारे युवा साथीगण हैं उन सभी को अवगत कराया कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। आगे चलेंगे लैब अटेंडेंस, तो इसमें भी आपको जो वैकेंसी मिलेगी 146, 62, 14, इसके बाद में 39, 21 और 10 ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है। टोटल नॉन टीचिंग वाली जो एग्जाम है वह 1620 नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यहां पर आपसे जो रहने वाला है उसमें, खैर ये तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने काम का है वहीं जाकर रोकूंगा मैं डायरेक्ट। आज जो फॉर्म है, फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सारा काम आप 23 तारीख से पहले पहले करिएगा, 23/10, 23 अक्टूबर से पहले पहले कर दीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म ढलने से पहले आप तैयार रहें। देखिए यहाँ एक बात लिखी है,
इन केस ऑफ JSA कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट टाइप टेस्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ऑन मार्क obedient in tier 2 of ESSE 2025 written test in the ratio 1:3 skill test type test through computer is of qualifying nature, यानी कि आपको वहाँ पर टाइपिंग करके क्वालिफाइंग करना होगा। JSA वालों के लिए बात लिखी गई और ये करना ही होगी, ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये JSA वालों के लिए है हालांकि नहीं, तो JSA में जो भी डालना है जूनियर असिस्टेंट में उसको तो देना ही है, क्योंकि वह कंप्यूटर का काम करेगा भाई, तो उसका काम ही टाइपिंग का है। खैर ये तो कट ऑफ की तो बात अलग ही रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं क्या लिखा भाई। हाँ यही तो बात है, पेमेंट कितना मिलेगा सर? पे पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे। प्रिंसिपल साहब देख लीजिए 78,800 से स्टार्टिंग है, जो 2 लाख तक की जा रही है। बल्ले बल्ले हैं, कर लीजिए मेहनत, झोंक दीजिए अपने आप को इस बार। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT के लिए जो हैं उसमें आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। पे लेवल है 47,600, बहुत अच्छी है। मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए आपको 60,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि 50% इसका वो मिलेगा, तो 20 से वो 60 प्लस आपको पेमेंट आएगा इसमें, क्योंकि आपको महंगाई भत्ता वगैरह वो मिलता है ना, इसलिए। हालांकि नहीं, रहने के लिए आपको पूरा मकान वहाँ फ्री में मिलेगा, खाना पीना सब फ्री मिलेगा। TGT में अगर आप देखें तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस यहाँ मिलेगा आपको 44,900 रुपये से प्रारंभ होगा। इसके बाद लाइब्रेरियन को 44,900 ही मिलेगा। जो ये जो है आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन वगैरह टीचर जो है मेल फीमेल, इनको मिलेंगे आपको कितना? 35,400 से स्टार्ट होगा। फीमेल स्टाफ के लिए 29,200 से स्टार्ट होगा। वहीं हॉस्टल वार्डन के लिए भी 29,200 से प्रारंभ होगा। और अकाउंटेंसी वाला जो अकाउंट वाले जो बंदे हैं उनके लिए 35,400। और JSA वाला है सबसे कम, मेरे हिसाब से नहीं, सबसे कम नहीं है, सेकंड पोजीशन पे है, 19,900 इसको मिलेगा। और वहीं लेब अटेंडेंट जो है उसको मिलेगा कितना? 18,000। हालांकि नहीं, इनकी महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ करके ये भी लगभग 30,000 के इर्द गिर्द पहुँचते हैं, जिसका 30 के इर्द गिर्द वो 40 प्लस जाएगा। इस तरीके से 10 से 15 प्लस करके चलिए, इसमें बहुत अच्छा पेमेंट है, कीजिएगा अप्लाई। इसके बाद में है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से होगा? तो आपका जो Tier 1 होने वाला है मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो Tier 1 EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम यानी कि ESSE 2025 विल बी कंडक्ट इन द MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर, यानी कि ऑफलाइन होगा। कहाँ होगा? ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। आपके सामने पेपर भी रहेगा और मार्कशीट रहेगी, पढ़िए, टिक करिए, गोला भरिए, आगे चलिए। इस तरीके से आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर आपके हाथ में रहेगा, यानी कि इसलिए भी पैसे ज़्यादा लिए जा रहा है। इसके बाद में Tier 2। अब Tier 2 में किनको बुलाएंगे? Tier 2 में केवल उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो कि Tier 1 को पास करके गए हैं। विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ, यानी कि यहाँ पर आपको MCQ भी रहेंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित रूप में भी रहेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। इसका रेशियो भी मैं बताऊंगा आगे किस किस नंबर पे किस तरीके से रहेगा, सिलेबस भी पूरा डिस्कशन करूंगा। पूरा वीडियो तो देखते चलिए, आप एक एक चीज बता रहा हूँ डिटेल में। आफ्टर Tier 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये एक तो प्रिंसिपल वाले और जूनियर JS वाले, इस बार इन दोनों पोस्ट को बहुत हाई किया। ये तो पहले भी था इंटरव्यू प्रिंसिपल के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए जो JSA की वैकेंसी दे रहे हैं, जो मात्र 19,000 पर मंथ की वैकेंसी लेने जा रहे हैं, जो 12th पास वाले हैं और कंप्यूटर में कोर्स करके बैठे हैं, उनके लिए परीक्षा का स्तर कठिनतम कठिन बना दिया है। कैसे? पहले तो आपसे Tier 1 लेंगे, Tier 2 भी लेंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट अलग से लेंगे, यानी कि 3 आपको इस टेस्ट से गुजरना है। समझ रहे ना आप? खैर आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला है चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर। तो आपको जो पेपर आएगा ना, वह हिंदी,
प्लस इंग्लिश, दोनों मीडियम में रहेगा, इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, दोनों में ही दे सकते हैं। आपका अपना अपनी कौशल जो जिस लैंग्वेज में है उसके अनुसार आप एग्जाम दे सकते हैं। परंतु एक कंडीशन है, वह कंडीशन ये है कि जो आपके रीजनल लैंग्वेज का पेपर और रीजनल लैंग्वेज में ही होगा, उसके साथ जो आपने अगर हिंदी का तो हिंदी में रहेगा, वहाँ इंग्लिश में नहीं मिलेगा, और इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। ये कंपलसरी है, लैंग्वेज के पेपर लैंग्वेज में ही रहेंगे, अदर सारे पेपर बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता देता हूं, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। पहले प्रिंसिपल का सुन लीजिए। एग्जाम पैटर्न में प्रिंसिपल साहब टियर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, टोटल 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 नंबर तो ये हो गए, और टोटल क्वेश्चन भी 100 रहेंगे, लेकिन उसमें से रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी जो है 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएगा। GA जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ही। वहीं अगर हम बात करते हैं एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल, जो आपका उससे जुड़ा हुआ जो है एक्सपेक्ट जो है उस फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप प्रिंसिपल है तो वहाँ पर योग्य होना जरूरी है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। वही अगर बात करें हम पार्ट 4 में, तो आपको मिलेगा एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, यानी कि आपको प्रिंसिपल है तो आपको पूरा लेकर के चलना है, पूरा प्रिंसिपल यानी कि स्कूल को पूरा लेकर चलना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आना चाहिए, तो 30 नंबर का वहां से पूछेगा, और 30 क्वेश्चन ही आएंगे और 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज जो है आपका टेस्ट होगा, लैंग्वेज का भी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोनों ही 10 नंबर के होंगे, 10 नंबर के दोनों होंगे, यानी कि 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा, यानी कि यह भी कंपलसरी है। और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वह 2 घंटे दिया जाएगा, कम नहीं है, टाइम लिमिट में इसको पूरा करना है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे 120 मिनट दिया जा रहा है, काफ़ी इनफ है, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय दिया जा रहा है, आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। इसके बाद में अगला है टियर 2, बात याद रखना ये टियर 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्ट, अच्छा जो आपको कैंडिडेट लिया जाएगा, एक पोस्ट पर 10 बच्चों को लिया जाएगा, यानी कि कुल 225 है तो उसका 10 मल्टीप्लाई, 225 है तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और उनसे लिया जाएगा कौन सी, टियर 2 एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 ही क्या होंगे, अंक के होंगे। वहीं अगर बात करें हम, तो 15 क्वेश्चन जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, और ये 15 क्वेश्चन जो है 60 नंबर के होंगे। टोटल प्रश्न कितने होंगे, 55 होंगे, लेकिन इन 55 प्रश्नों का अंक कितना होगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा ये भी। इसको सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, ड्यूरेशन दिया जा रहा है। यहाँ आपसे एकेडमिक से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे, आपके फील्ड से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेंगे, जिसका सिलेबस ESSE जो है वह अपनी वेबसाइट पर ढालेगी, वहां से आपको सिलेबस निकाल करके याद करना है, वहां से पढ़ाई करना है, ठीक। इसके बाद में टियर 3, टियर 3 किसका है, केवल प्रिंसिपल के लिए टियर 3 है ना, बाकी में टियर 2 है, और JSA में भी टियर 3 है। तो टियर 3 वाले में प्रिंसिपल को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा जो कि 40 नंबर का होगा। अंततः जो रिटर्न टेस्ट टियर 2 ओनली, एंड इंटरव्यू विल बी, रेशियो होगा 80 और 20 का। तो यहीं से आपका सिलेक्शन बनेगा प्रिंसिपल के लिए, मेरिट के लिए केवल और केवल टियर 2 और टियर जो 3 है इनका ही नंबर जुड़ेगा। यानी कि आपकी जो टियर 1 है ना, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। प्रिंसिपल वालों जरा ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ लिखा था उन्होंने क्लियर ऊपर मेंशन किया था ये बात, क्वालिफाइंग नेचर ये लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है ओनली, यानी कि टियर 1 निकालना ही है, अगर नहीं निकालेंगे तो टियर 2 में जाएंगे नहीं, और टियर 2 नंबरिंग लेके आना है ताकि आप जा करके कर सकें, सिलेक्शन पा सकें। 80% का रेशो मतलब काफ़ी है, और ये 40 में से 20 लगभग। इसके बाद में पीजीटी में भी एक बात लिख दी गई है, क्या लिखा है भैया जी, क्वालिफाइंग टियर 1, इन्होंने यहाँ पर भी केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर कर डाला है। हालांकि नहीं, इसमें बदलाव की जो बात है वो उनके पास ऑथोराइज्ड है, जो बोर्ड है उसके पास, सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन एक बात होता ही है, जब क्वालिफाइंग लिखा तो पहली वाली जो है ना, वह केवल कट ऑफ पार करके सेकंड वाली है, जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही प्रोसेसिंग है ये, एक तरीके से बहुत ही मजेदार प्रोसेसिंग है। क्या है भाई, देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का, वही जीए
इसका अंदर रीजनिंग क्या आएगा, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी पीजीटी के लिए, और 15 नंबर की रहेगी 15 क्वेश्चन। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर की। इसका अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 30 अंक का, 30 नंबर का, और 30 ही इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का होगा। डोमेन नॉलेज यानी कि आपको जो एक्टिविटीज़ वगैरह पेडागोजी, इसका वो क्या करेंगे, अलग से देंगे। तो पेडागोजी वगैरह 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर के ही, और 10 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10 नंबर का ही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भैया, 10 क्वेश्चन छोटी मोटी बात नहीं है, यानी कि 30 नंबर ये, यानी कि मोटे मोटे अगर मैं कहूँ आपको तो 60 नंबर जो हैं वह किसके आ जा रहे हैं, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये टीचिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका कहीं ना कहीं बहुत टीचर एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके नियम वगैरह है वो सारा, यानी कि अगर आपने बीएड वगैरह किया तो वहाँ पढ़े हैं सारे को, वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको ये समझ दिया जाएगा। इसके बाद में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। और एक और हैं, ये पेपर जब चेक होंगे, ये पेपर आप पास कट ऑफ पार करेंगे, उसके लिए भी एक कंडीशन है। इन 5 पेपर को तभी चेक करेंगे हम जब आप 6ठा पेपर पास करोगे, यानी कि ये 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का, और ये होंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको इसको पास करना ही है। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके, दोनों को एक साथ लेकर के अगर आप कम से कम 8 नंबर नहीं लाए, कितने, 20 में से अगर 8 नहीं ला रहे हैं तो हम आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 चेक ही नहीं करेंगे ही। उसको खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो पहले ही बाहर हैं। यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान करने के लिए आपको 8 नंबर लाना है 20 में से। सोचिए, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी या केवल इंग्लिश, नहीं, आपको दोनों को मिला करके 8 नंबर लाना है, लगभग 4 दोनों में से। हालांकि ना आप ज़्यादा लाएं उससे कोई मतलब नहीं है, उनको कम से कम 8 लाना, उसके ऊपर आप जितना ला सकते लाइएगा। लेकिन ये पेपर के लिए आपको समय कितना दिया जा रहा है, इन पेपर के लिए आपको समय दिया जा रहा है 2 घंटा 30 मिनट, लगभग 2.5 घंटा आपको दिया जा रहा है। अच्छा खासा समय है, पर्याप्त समय है, चिंता मत कीजिए। इतना अच्छा ड्यूरेशन वाला पेपर है, आप इसको छोड़िए मत पेमेंट के भरोसे। Tier 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो, कितना, एक पोस्ट पर 10 लेंगे भाई कैंडिडेट, उसी हिसाब से चुना जाएगा। टीयर 2 के लिए, यानी कि जो टीयर 1 प्रीलिम्स वाली जो एग्जाम है उसको पास करने के बाद में अब सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में आएंगे तो टीयर 2 में किस तरीके का पैटर्न रहने वाला जरा देखिए। पीजीटी के लिए 40 क्वेश्चन तो फिर ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि आपका स्पेशल सब्जेक्ट जिससे आपने अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने हिंदी के लिए किया उसका होगा, मान लीजिए इंग्लिश के लिए किया उसका होगा, इकोनॉमिक्स का किया उसके होंगे। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन उसी के ऑब्जेक्टिव होंगे, इसके बाद में 15 प्रश्न उसी के होंगे बड़े लिखने वाले, और ये 55 क्वेश्चन होंगे, 55 ये होंगे, यानी कि अब यहाँ पर आप 12 पंजे 60, 15 चौकी 60, यानी कि लगभग एक प्रश्न 4 अंक का होगा, क्योंकि 60 नंबर का है डिस्क्रिप्टिव। लिखने वाला जो है आपको लिखित रूप वाला, वह बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, 60 नंबर दे रहा है डायरेक्ट लिखने का। तो 4 नंबर एक प्रश्न का पाएंगे यहाँ पर, और यही 1 नंबर का एक, यानी 40 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव का होगा, ये भी तय है। 55 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिया जाएगा, पर्याप्त समय है मेरे साथियों, क्योंकि 15 क्वेश्चन को लिखने में आपको लगभग मान के चलिए 2.5 घंटा हो जाएगा, और आधा घंटा उन्होंने लगभग किसका दिया है, 40 मिनट 40 क्वेश्चन का दिया, तो कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा पर्याप्त समय दिया है। आप सबसे पहले 40 को फिनिश कीजिएगा, फिर लिखना स्टार्ट कर लीजिए। 40 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है, 20 मिनट से पहले ही, ठीक है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब मेरिट लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। मैंने A to Z चीज बता रहा हूं, वीडियो बड़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो पूरी प्रोसेस पहले समझ लीजिए, तभी फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि पेमेंट भी इतना लिया जा रहा है कि आप फॉर्म डालने से पहले 10 बार सोचेंगे। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जो आपके परफॉर्मेंस जो रही है उसके हिसाब से, यानी कि इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट केवल और केवल टीयर 2 से है, टीयर 1 में क्वालिफाइंग है, उसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपको, मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको टीयर 2 में अच्छे से अच्छे अंक लाना होगा, टीयर 1 को क्वालिफाइंग करना ही होगा,
उसमें भी कट ऑफ पार करना ही होगा, तब टीयर 2 दे पाएंगे। और टीयर 2 देने पर आपको मेरिट के लिए 100 में से बहुत अच्छे नंबर लाने, गेन करने ही होंगे साथियों, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान से जरा, इस बार EMRS ने बहुत ही बड़ा खेला कर दिया है। ये खेला हुआ है, इतना बड़ा सरप्राइज, इतना बड़ा परिवर्तन के साथ वैकेंसी लेके आए हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाएगा इस बार। क्योंकि पिछली बार इन्होंने केवल 1 डे एग्जाम लिया और तुरंत मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। इस बार तो उन्होंने बच्चे को एकदम से लगन के साथ केवल उन्हीं बच्चों को बुलाया जो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसकी तैयारी कर रहा है, बाहरी व्यक्ति ना है। क्योंकि अभी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को इस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग देना पड़ गई क्योंकि उसने कट ऑफ पार किया था। इसलिए सिलेबस में इतना बड़ा परिवर्तन, सिलेक्शन प्रोसेस में इतना बड़ा परिवर्तन करने के पीछे रीजन यही है। और 1 साल इस एग्जाम को डिले होने के पीछे कारण ही यही है कि भैया हमने जो एग्जाम प्रोसेस अपनाई है वो तो कहीं ना कहीं उन योग्य टीचर्स को तो हम ला नहीं पाए जो योग्य थे। समझ रहे हैं ना आप? SSC की तैयारी करने वाला इसमें ज्वाइनिंग ले गया है तो वो दिक्कत दे गए उनको। आइए TGT की बात कर लेते हैं। इसमें भी प्रीलिम्स क्या होगी, क्वालिफाइंग नेचर, मात्र और मात्र क्वालिफाइंग नेचर। हर एग्जाम इन्होंने कर दिया शॉर्टलिस्ट। चलिए भैया पहले भीड़ को बाहर करते हैं, है ना। इसमें जनरल अवेयरनेस मात्र 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन। वहीं रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर की। वहीं अगर बात कर ले ICT, कंप्यूटर और रीजनिंग बराबर हैं भैया महत्व के, तो भैया रीजनिंग और कंप्यूटर मैं करवा दूंगा आपको। आप पढ़ना तो प्रारंभ कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको करना है तो मैं इसका कोर्स लेकर आता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करवाता हूँ आपको इस YouTube ऐसे परिवार पर। लेकिन कम से कम 50 बच्चे अगर हो तैयार इस एग्जाम को देने के लिए तो हो जाइए। मैं आपके लिए GS, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज इनको मैं करवा दूंगा। और इंग्लिश के लिए हमारे जो मैम आपको करवा रही हैं, दिव्या मैम, बहुत अच्छे से A to Z करवा रही हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जो आपका अदर सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर जैसे अभी जो मैम है छुट्टी पे हैं, साइंस वाली मैम रवीना मैम छुट्टी पर हैं, तो जैसे ही वो होते हैं इसके बाद में आपका CDP भी जो इसमें आएगा, CDP उसको भी स्टार्ट करवा देंगे आपका मैम से। और मतलब वो होंगे उनकी क्लासेस दशहरे के बाद स्टार्ट होगी, है ना, पहले बोल दूँ। नवरात्र बाद की, नवरात्र तक छुट्टी पे है मैम, तो उसके बाद ही वो क्लासेस लेंगी। इसके बाद मैं आगे बताऊँ आपको, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है और डोमेन जो नॉलेज है इन दोनों की, तो ये जो बहुत बड़ा महत्व रखेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 10, 20 और 30 ये, यानी टोटल 60 क्वेश्चन 60 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। 3.5 घंटे का ही है। और यहाँ पर वहाँ पर अभी किस में PGT में केवल 20 नंबर का हिंदी इंग्लिश आ रहा था, और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका 30 नंबर का आ रहा है। ये और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 10 नंबर इच सब्जेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है, उसमें से मिनिमम 10 नंबर लेके आना है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी इसके पहले वाला पार्ट चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट TGT पार्ट 1 to पार्ट 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाई, एंड पार्ट जो 6 है वह भी ऑप्शनल लेवल का है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपके लैंग्वेज बेस्ड है, रीजनल लैंग्वेज वगैरह वो दिया हुआ है। और चेक तभी होगा जब ये पास होंगे, कंपलसरी है। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन एग्जाम 1 में कितने होंगे, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ क्वालिफाई होंगे, तभी उनको लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद उनको उनका पेपर चेक करके आगे लाया जाएगा। खैर अब बात करते हैं हम ओनली फॉर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड जो हुआ है 1:10, यानी कि एक पोस्ट पर जो 10 बच्चों को हमने सिलेक्ट किए हैं वही क्या करेंगे, नोटिफाइड वैकेंसी में क्या करेंगे, टीयर 2 की एग्जाम दे पाएंगे। और टीयर 2 में हम सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट करेंगे और यहीं से उसकी ज्वाइनिंग देंगे। जो कंपलसरी रैंकिंग मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर तय होगी। मेरिट में जाने के लिए आपको टीयर 2 करना ही होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, 15 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन 4 अंक का, ये भी
टोटल 55 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिसमें 15 क्वेश्चन लिखने वाले होंगे, डिस्क्रिप्टिव लेवल के होंगे। टोटल 100 नंबर का होगा, यानी कि 40 अंक का तो आपका ऑब्जेक्टिव, 60 अंक का आपका डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पर्याप्त समय है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा समय दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वह फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरिट आपकी टीयर 2 के हिसाब से बनेगी, टीयर 1 से नहीं। हॉस्टल वार्डन वालों देख लो, आपके लिए भी टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर है। ये भी क्या लिख दिया, क्वालिफाइंग, बस हो गया आपका भी बल्ले बल्ले। टीयर 2 आपको भी देना ही है, इसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा टीयर 2 का। इसके कहाँ मिलेगा सिलेबस, तो इसका मिलेगा आपको जो EMRS के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग 15, ICT 15। यहाँ पर खेला हो बे, खेला हो गया, क्या खेला हो गया, मैथ्स भी आ गया, गणित भी आ गया, और खेल इतना बड़ा गया कि आते से डायरेक्ट 30 अंक का मार्किंग कर दिया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड था, टीचिंग एप्टीट्यूड को आउट किया, उस 30 अंक की जगह मैथमेटिक्स आ गया है। तो जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वे एक बात याद रखिए, मैथ से बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि 30 अंक कम बात नहीं है। 30 अंक में टोटल 30 नंबर क्वेश्चन में 30 अंक मिल रहे हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं होगी। वहीं अगर लैंग्वेज की बात कर लें तो यहां पर क्वालिफाइंग नेचर की नहीं है, बल्कि आपकी यह जो है, आपको यहां पर इंग्लिश, हिंदी और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज भी लेना है। और रीजनल लैंग्वेज जो लेंगे उसमें आपको एक तो, यानी कि यहाँ 30 क्वेश्चन जो आएंगे ना, इसमें एक जो होगा आपका 10 नंबर तो हिंदी का, 10 इंग्लिश का, और 10 मिलेंगे आपको किसका, रीजनल लैंग्वेज, उसको भी आपको करना ही है। अब आपको एक रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगी। देख रहे हैं, आपको 3 भाषाएं पढ़ना है। अब रीजनल लैंग्वेज में जरा ध्यान से देखिए, असम है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, इंग्लिश, गारो, इसके बाद में गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और इसके बाद में आपको जो है खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू, ये सारी आपकी रीजनल लैंग्वेज हैं। इनमें भी आपको 10 नंबर लाना है, याद ना। पर सब्जेक्ट इसमें क्या है, पर लैंग्वेज आपको 10 नंबर, यानी कि 3 लैंग्वेज का ये भी होना, 30 नंबर का यह महत्वपूर्ण भूमिका, तीनों पेपर निभाने वाले हैं। इसमें से जो भी हिंदी बेल्ट वाले बच्चे हैं उनको तो सोने पे सुहागा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना है, उसके साथ उनको रीजनल में भी क्या पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना है। और जिनका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश मीडियम, उनको रीजनल में भी इंग्लिश पढ़ लेना है, ताकि उनका काम बन जाएगा। तो उनको और इजीली 10 नंबर का अतिरिक्त क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। फायदा ही फायदा है, सोने पे सुहागा है। तो अब यहाँ पर भी आपको ये समय मिलेगा मात्र 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं भैया, 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर का पेपर है, तो यह आपके लिए ज़्यादा समय उतना ही दिया जा रहा है जितना आवश्यक है, फिजूल का समय नहीं दिया। ध्यान देना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ से आप सेलेक्ट होंगे, उसके बाद 1:10 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, और फिर आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस इज अपलोडेड डेट ऑन द वेबसाइट ऑफ NESTS अंडर ESSE की जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 40 तो ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 55 क्वेश्चन होगा, 40 और 60 का रेशियो चलेगा। 3 घंटे का ही समय देंगे, और यही क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तय करेगी। हॉस्टल वार्डन वालों बच्चों के लिए भी मेरिट के लिए तो केवल और केवल जो दिया गया है टीयर 2 ओनली एग्जामिनेशन देख लीजिए। आपकी मेरिट में सेलेक्ट होने के लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर अगर लेना है तो टीयर 2 में अच्छे अंक लाने ही होंगे। अकाउंटेंट्स वाले में भी सेम यही प्रोसेस है साथियों, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। क्यों है भाई सेम, हाँ यहाँ थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है, यहाँ हल्का सा खेला ये कर दिया है कि जहाँ रीजनिंग 15 की थी वहाँ 20 की कर दी, कंप्यूटर 15 का था वो 20 का कर दिया है, और
मैथ्स तो 30 का ही है, लेकिन जो 30 का आपका हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज थी हॉस्टल वार्डन में, वहां से उसको रिमूव कर दिया, रीजनल लैंग्वेज को भगा दिया, और आपको एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, दो लैंग्वेज में आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि यहां पर भी आपका सिलेक्शन इसी आधार पर होगा। अब आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, और टीयर 2 के लिए ओनली और ओनली क्या करना है, टीयर 2 के माध्यम से आपकी मेरिट लिस्ट बनी है और इसका भी सिलेबस वहीं देंगे। सेम प्रोसेस है टीयर 2 के, तो सभी के लिए ऑल एग्जाम EMRS का जो नोटिफिकेशन है उसमें सभी में सेम दिया, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का ही समय, और टीयर 2 का ही मेरिट का आधार होगा। मेरिट के लिए टीयर 2 में ही आपको जाना होगा। वहीं अगर बात कर ले हम फीमेल स्टाफ नर्स में भी, तो उसमें भी हमारे साथियों आपको टीयर 1 के लिए क्वालिफाइंग करना होगा, जहां पर आपको रीजनल लैंग्वेज फिर से ऐड हो गई, फीमेल स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन, दोनों में फॉर्म डालिएगा। हॉस्टल वार्डन वाले जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो दोनों में अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम, प्रोसेस सेम, सब कुछ A to Z, एक प्रश्न का ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वही 10 का GS है, 15 की रीजनिंग है, 15 का कंप्यूटर है, 30 का मैथमेटिक्स है, और 30 की तीनों लैंग्वेज है, 10 की, तो सेम है भाइयों। तो एक की तैयारी कीजिए, 2 पोस्ट का ज्वाइनिंग के लिए तैयार होइए, सेम है। और इसके बाद आपको वही क्या करना है, टीयर 2 क्वालिफाई करना है, और टीयर 2 को जाने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए भी टीयर 2 का ही मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेरिट तो टीयर 2 के माध्यम से ही की जाएगी, और एक पोस्ट के लिए वही 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अब मेरे साथी इन बच्चों की बात की जाएगी, उन साथियों को बात किया जाएगा जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कंप्यूटर के सेक्टर में अपना भविष्य तय कर रहे थे, उनके लिए यह पोस्ट है। उनको इस बात का भी ध्यान से सुन लीजिए। क्या है भैया, रीजनिंग आएगी आपको 25 नंबर की, देख लीजिए पूरा खेला होएगा आपके साथ। रीजनिंग 25 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स भी 25 अंक का 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 तो यही हो गया, मैथ्स और रीजनिंग 50 डायरेक्ट, मैथ्स रीजनिंग बल्ले बल्ले हैं जिसका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है। और GS देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस भी बहुत बड़ा आ रहा है। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई है, आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का ले रहे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी में आप कंप्यूटर मांग रहे हैं, और कंप्यूटर मात्र 10 अंक का पूछ रहे हैं। हालांकि नहीं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपका कंप्यूटर का एक पेपर और होना है, वह टीयर 2, और उसी में आपका मेन सिलेक्शन तो वही होना है ना। यहां तो केवल आपका दूसरी चीजें से आप कटो पार करके आइए, उसके बाद हम कंप्यूटर का जो आपका नॉलेज है वह तो हम वहां ले लेंगे, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव में कंप्यूटर बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं। 100 नंबर का कंप्यूटर ही होने वाला है एक तरीके से, तो बहुत बड़ी बात। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक का होगा। इसके बाद में जो लैंग्वेज वाले हैं, 2 लैंग्वेज टेस्ट रहेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, केवल और केवल, यानी कि दोनों 10-10, यानी कि 20 अंक की हिंदी इंग्लिश होगी, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक की होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और 100 नंबर का ही पेपर होगा। समय आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये भी आपका क्या है, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां पर मेरिट का आधार नहीं है। बात समझ गए? आइए और आगे देखते हैं। तो भैया क्या होना है इसमें भी, सब्जेक्ट का नॉलेज यहां चेक कर लेंगे। यहां पर हम एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे बुलाएंगे ना, वे 10 वही होंगे जो उसको सिलेक्ट करके आए, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब उसमें भी उस बच्चे का सेलेक्ट होगा जो कंप्यूटर का मैं जानता नॉलेज, उसका सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस होगा। 40 क्वेश्चन इधर होंगे, 15 ये डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले होंगे, टोटल 55 प्रश्न होंगे, और यही 40 अंक और 60 अंक, यानी कि टोटल 100 अंक, 3 घंटे का पेपर। सेम प्रोसेस, सब कुछ A to Z सेम, टीयर 2 में सभी एग्जाम्स में सेम होगा। अब जो आपका टीयर 2 के बाद जो JS की पोस्ट को अप्लाई करने वाले बच्चे हैं और प्रिंसिपल वाले हैं, उनको टीयर 3 देना है। तो JS की पोस्ट के लिए भी टीयर 3 है। टीयर सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी ना आपकी, वह टीयर 2 और टीयर 3, 3 जो टीयर 2 और टीयर 3 वाला जो है, उनके अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो जरा देखिए कैसे होगा। टाइपिंग टेस्ट विल बी, जो पर्सनालिटी टेस्ट है ओनली, ये क्वालिफाइंग नेचर, सॉरी इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, 50 मार्क्स का होगा। मार्क्स शेल भी 20-20, मतलब आपको क्वालिफाइंग करना ही है, क्वालिफाइंग नेचर का है। टीयर 3 जो है वह क्या है,
आपका क्वालिफाइंग नेचर इसमें क्लियर लिखा है, टीयर 2 शेल बी कॉल्ड फॉर टीयर 3, यानी कि अगर आपको मैंने अभी से कहा कि दोनों का नंबर जुड़ेगा मेरिट में, नहीं, मेरिट का भी नीचे देखें कैसे होगा, लेकिन एक बात याद रखना, आपका टीयर 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर है, टीयर 3 क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि टीयर 2 जो है ये आपका मेरिट का आधार बनेगा। जो इसमें से सेलेक्ट होगा उन कैंडिडेट में एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाई करेगा इन 3 में से उसमें से एक का अंक देखा जाएगा और मेरिट तय की जाएगी। बहुत डिफिकल्ट पोस्ट बनाई है जेएसए की इस बार, इतने डिफिकल्ट तो आज तक नहीं देखी थी। खैर, इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर केवल मेरिट किसके आधार पर बनेगा, टीयर 2 एग्जाम के आधार पर आपका फोकस होना चाहिए टीयर 2। पहले टीयर 1 क्लियर कीजिए, फिर टीयर 2 को इतना फोकस्ड कर दिए कि सिलेक्ट हो के ही रहे। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने A to Z पूरी प्रोसेस एक एक पोस्ट का बता दिया हूं, सबका एक साथ। इसके बाद में जो आपकी है लैब अटेंडेंट वालों की, तो ये भी टीयर 1 क्वालिफाइंग है। इसमें मैथ रीजनिंग 25 की है, मैथ्स 25 का है, यानी कि आपका जेएसए और इसका सेम चलेगा। हाँ, जेएसए और इनमें सेम है, जेएसए का और लैब अटेंडेंट दोनों के लिए सिलेबस सेम है। अगर आप दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों में फॉर्म अप्लाई करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, जो टीयर 2 वही बात रहेगा। और टीयर 2 में अब याद रखना लैब अटेंडेंट के लिए टीयर 3 नहीं है, तो यहाँ पर लैब अटेंडेंट वाले जो रहेंगे लैब में काम करने वाले, उनकी जो मेरिट बनेगी वह टीयर 2 के आधार बनेगी। बाकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई उस तरीके से होगा। नोट अ कॉमन टीयर 1 टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर जेएसए एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट, दोनों के लिए एक ही पेपर कंडक्ट होगा, एक साथ होगा। इफ अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर बोथ जेएसए एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट, द स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन द कॉमन टीयर 1 टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर बोथ द पोस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर टीयर 2, यानी कि आपको टीयर 2 के लिए भी हम बुलावा देंगे, मानेंगे। अगर आप दोनों अप्लाई करें तो आपका एक ही पेपर होगा, और आप दोनों के लिए एलिजिबल अगर हो रहे हैं, कट ऑफ पार करें तो आपको हम वहाँ देंगे। सिमिलरली कॉमन टीयर 1 एंड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर हॉस्टल वार्डन एंड फीमेल स्टाफ नर्स, यानी कि दोनों का जो सिलेबस सेम है। याद रखना, उनकी दो एग्जाम नहीं होगी, दोनों की एग्जाम एक ही होना है। और आपको टीयर 2 के लिए बुलावा भी आएगा दोनों में, जिसमें जैसे आप कट ऑफ पार जिसमें कर जाएंगे उसमें आपका जो उसके लिए टीयर 2 में बुला लेंगे। समझ गए? तो ये इजी है, बहुत अच्छी बात है कि एक ही बार पढ़िए, दोनों का पेपर दे दीजिए, सिलेक्शन पा लीजिए, है ना। अब यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल होगी, 1/3 मार्किंग होगी। तो सोच समझ के नंबर दी लगाइएगा प्रश्न का, सोच समझ के आंसर, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग 1/3 मायना रखेगी सिलेक्शन में। अब इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है 1/3 मार्किंग है, ये तो कोई बात नहीं, वही बात है। OMR शीट वहाँ रखिएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं पहले ही। इसके बाद में सिलेबस जो है, डिटेल वाला जो सिलेबस आपका, वह पोस्ट वाइज जो है वह हमारी इस वेबसाइट में मिलेगा, जो वेबसाइट दी गई है वाली, इस वाली वेबसाइट में मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी, व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पर भी डाल दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ये जो जीमेल आईडी दी गई है और ये हेल्पिंग नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर और ये जीमेल आईडी, इस पर आप कर सकते हैं कुछ भी बात जो है वह। देखिए सेंटर के बारे में दिया है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर, 2 घंटे से पहले पहुंच जाइएगा वहां पर, तो फायदे में रहेंगे। एडमिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा सेंटर, ठीक है, यहाँ एक बात और थी आपके लिए जो बताना है, वह है हाँ ये क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही नहीं, है ना। तो क्वालिफिकेशन को भी ध्यान से देख लीजिए आप। एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए, है ना। ST SC OBC के लिए 5 साल और 3 साल उसका रिलैक्सेशन ले लीजिए आप अलग। इसके अंदर कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, एक तो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, कम से कम 50% परसेंटेज हो आपके। साथ ही
बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड भी होना चाहिए, उसमें भी कम से कम 50% होने चाहिए, 50% होने चाहिए। टीयर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि बीएड अगर है तो उसके बाद एमएड भी होना चाहिए 1 साल का, यानी कि 3 साल का होना चाहिए ये वाला। इसके बाद में और या तो ये मतलब ये है बीएड या फिर ये है, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स की, यानी कि आपने बीएड जो किया है वह 4 साल वाला इंटीग्रेटेड वाला भी कर लिया तो चल जाएगा। एक्सपीरियंस अनुभव कितना मांगा गया है, तो कम आपसे अनुभव जो है फॉर सेंट्रलाइज, इसमें आपका पोस्ट में 3 ईयर आपको क्या होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर वगैरह कुछ में इस तरीके से कहीं भी अगर काम किया है तो आप ढाल सकते हैं कम से कम 3 साल के लिए वगैरह। पीजीटी वगैरह में इनमें भी 12 रेगुलर 12 साल से आप अगर सर्विस दे रहे हैं तो पीजीटी के लिए भी आ सकते हैं ईसा। खैर ये तो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया, और इसमें कंपलसरी ये कहा गया कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद में पीजीटी में अगर देखें आप ध्यान से तो पीजीटी में भी जो टीचर्स हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, अस पर जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म डाल रहे हैं उसमें आपके पास बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स साथ में, और या फिर आपका पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपको क्या करना चाहिए, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, नंबर जो है आपका 50% होना चाहिए। एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप बी वाले की बात कर रहा हूं मैं, ए में तो आपको बीएड पहले से उन्होंने लिख दिया था, लेकिन बी वाला में उन्होंने यहाँ बीएड नहीं दिया है, तो अगर आपके पास ये है मास्टर डिग्री है तो उसके बाद आपके साथ क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड भी होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर आपके पास बीएड प्लस एमएड भी है तो डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में इंटीग्रेटेड बीएड भी है तब भी डाल सकते हैं, 50% उसमें भी चाहिए। तो मास्टर के साथ में आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बात कही गई है सब्जेक्ट वाइज कि आपके पास जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो किसमें, जैसे कि पीजीटी के लिए इंग्लिश, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर अप्लाई करें तो इंग्लिश में होना चाहिए मास्टर, हिंदी के लिए करें तो हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपके पास मास्टर होना चाहिए, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रखा था, इसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यह महत्वपूर्ण है कंप्यूटर साइंस वालों। एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी या एमसीए या एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो आपने किया है तो आप 50% परसेंटेज के साथ आप फॉर्म डाल सकते हैं। इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इफ नेचर, यानी कि अगर आपने बीएड भी कर रखा अगर है तो आपका प्रमोशन में यह काम आएगा। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर अगर आपने कर रखा है, एमसीए आपने कर रखा है, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है या एमए कर रखी है, या आपने एमटेक कर रखा है आईटी सेक्टर से या कंप्यूटर साइंस से, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, याद रखिएगा। खैर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे एक और वह है बैचलर डिग्री वाले के बारे में फॉर जो पीजीटी में ही 35 ईयर ABC बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट। अगर आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें आपसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% अगर अंक है सब्जेक्ट इंडिविजुअल अस विल अस द एग्रीगेट, यानी कि आपके पास अगर डिग्री है तो उससे भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि बैचलर हैं जो आपने ऑनर्स में कर रखी है, या उसमें अगर ऑनर्स से कर रखी तो आप क्या कर सकते हैं 50% आपके पास नंबर होने चाहिए। ये केवल किसके लिए है, ये SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए है, साथ में फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी होगा, अदर कैंडिडेट्स के लिए भी। इंडिविजुअली आल्सो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन
कंसर्न सब्जेक्ट एन यो आपका पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए स्पेशल सब्जेक्ट में, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट स्टडी जैसे कि मेंशन्ड इन द नोट बिलो एट लीस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फॉर, यहाँ पर वो मांग लिया बीएड एमएड मांग लिया अंततः, बीएड एमएड मांग लिया अंततः इन्होंने। सेकंड वाला में इन्होंने ग्रेजुएशन लिखा, ये या तो ये है और कर रखा है, इसका मतलब या तो ये या ये और करके एक और लिख रखा है इन्होंने, या ये वाला कोर्स हो या वो हो। उसके बाद में एक और लिखा है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। अब इनके बाद में आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए, मतलब बीएड के साथ साथ में आपसे एक और बात मांगी है सीटेट। सीटेट क्या कहा गया है, सीटेट सर्टिफिकेट इश्यू ऑन द बिफोर द कट ऑफ डेट इज, यानी कि आप एग्जाम देने के बाद भी अगर सीटेट निकालते हैं तब भी आपका मान लिया जाएगा, वो भी पेपर 2 वाला, यानी कि आपका टीजीटी लेवल वाली जो अलग से होती है एग्जाम, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज भी आपको है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अस, यानी कि टीजीटी हिंदी के लिए अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो हिंदी अस एंड जो इलेक्टिव यानी कि मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जो ग्रेजुएशन आप करें उस समय हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट है एक वो अलग है, जो फाउंडेशन में है उसकी बात नहीं की जा रही। आपने हिंदी से ही अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन किया है, कुल मिला यूजी किया है, तो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में पीजीटी में भी करा तो सेम ऐसे ही इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश से मैथ्स से करा तो मैथ्स के लिए भी आपके पास वो होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में भी इलेक्टिव हो गया। ठीक है, फिजिक्स है तो 1 ईयर 2 ईयर सेमेस्टर, और केमिस्ट्री सेम। कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स 1 ईयर या 2 ईयर सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस होना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बात कंप्यूटर साइंस वाला बच्चों के लिए है, स्टडीज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें भी कैंडिडेट BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। मैथ्स के लिए एलिजिबल वो नहीं होंगे जिन्होंने BSc ऑनर्स किया है केमिस्ट्री और फिजिक्स से। साइंस बैकग्राउंड में अगर आपके देखें तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट जिससे भी किया है, आपने अगर 2 ईयर तक इसको पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद में अगर देखें हम टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और वगैरह वगैरह ग्रेजुएशन किया और 3 ईयर डिग्री अगर ले रखी आपने तो आप इसमें एलिजिबल हैं, उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका रीजनल लैंग्वेज में स्टडीज कंसर्न की अगर बात करें तो आपके यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की तो आप डाल सकते हैं, उसकी बात की जाए ग्रेजुएशन में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें, जो एक और कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग तो BA बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किया है, अथवा या ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्यूटर साइंस IT वगैरह अगर आपने किया है और कम से कम 50% अगर आपके पास है, और उसमें आपका मेन सब्जेक्ट जो है आपका कंप्यूटर साइंस अगर रहा 3 साल तक पूरी डिग्री में, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। या फिर आपने BE BTech वगैरह कुछ किया है कंप्यूटर साइंस में, अगर उधर करेंगे इंजीनियरिंग, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। नोट, इट इज़ क्लियरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन के लिए आपको PGT कंप्यूटर में, अगर PGT में प्रमोशन जाना है, TGT से आप प्रमोशन लेके PGT में चाहते हैं तो आपको BEd करना होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है, फॉर्म डाल दीजिएगा मेरे भाइयों। BSc कंप्यूटर साइंस वाले जिन्होंने BSc कंप्यूटर साइंस किया उनके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये लिखा है BSc कंप्यूटर साइंस या IT वाले हैं, स्टैटिक्स वाले, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले वो भी। अब यहाँ पर आपसे डिजायरेबल यानी कि आपसे ऐसी बात की जा रही है कि ऐसा होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। स्कूल का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसका टेस्ट होगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में आर्ट टीचर, आर्ट बैकग्राउंड के जो टीचर हैं, जिसमें जैसे म्यूजिक वाले हैं, क्रिएटिविटी वाले टीचर्स हैं, उनके लिए भी है। उनको बैचलर डिग्री मांगी गई है ड्राइंग में, ड्राइंग पेंटिंग में अगर किसी ने कर रखी है तो वह इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका एक और है म्यूजिक टीचर के लिए भी उसने डिग्री कर रखी हो म्यूजिक में, वहाँ पर भी वो फॉर्म डाल सकता है, या फिर जो UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है उसी में। खैर, फिजिकल एजुकेशन के लिए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BP
जो होता है उसमें डिग्री वो कर रखी हो, या फिर आपने बीएससी भी कर रखी हो, और साथ में और भी जो कोर्स हैं इसमें मेनली बीएससी भी अगर आपका है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लाइब्रेरियन, बीएससी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ध्यान से देखिएगा लाइब्रेरियन वाले, लाइब्रेरी साइंस आ गया है आपका। लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आप इस लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद में इंटीग्रेटेड वगैरह मास्टर भी कर रखी है, इंफॉर्मेशन साइंस से भी कर रखी है, और भी अदर डिग्री है तो उसमें फॉर्म डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 50% बने होने चाहिए आपके कम से कम। इसके बाद में आपसे नॉलेज मांगा गया है कंप्यूटर का, इनका डिजायरेबल है, कंपलसरी तो नहीं है, तो आपको इतना तो नॉलेज होता ही है हर किसी को आज के समय में। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, और या फिर बीएससी नर्सिंग भी होगा तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी अगर कर रखी आपने तो भी डाल सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, इन तीनों में से या तो बीएससी ऑनर्स हो, या बीएससी नर्सिंग हो, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाला हो, इन तीनों में से कोई एक हो तो चलेगा। और इसके साथ में जो आपको मिडवाइफ के रूप में, नर्स और मिडवाइफ के रूप में आपको थोड़ा बहुत जो वर्क किया हुआ हो एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रूप में, उसका कार्य होना चाहिए, अनुभव थोड़ा बहुत। और साथ में आपका 2.5 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया आपसे लगभग, तो आपको एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है, थोड़ा बहुत आपने वर्क किया होगा तो उसका। हॉस्टल वार्डन के लिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वैकेंसी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज, यानी कि 4 साल की जो अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चालू हुई है उसके बाद की गई है। साथ में पहले से चले आ रहे बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी जो 4 साल वाली हो या 3 साल वाली हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप हॉस्टल वार्डन में फॉर्म डाल सकते हैं। अकाउंटेंट्स वाले में जो आपके कॉमर्स में आपने बीएससी किया हो, कॉमर्स बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फॉर आपने किया हो तो बैचलर डिग्री वहां पर, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव वाले नॉट एलिजिबल। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आपने बीएससी किया है या बीए वगैरह कुछ यहां से किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए मेरे साथियों, इसके बाद बात करते हैं JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के ऊपर में, जहां पर आपके पास केवल और केवल 12वीं पास मांगा गया है, 12th मांगा गया है। सर्टिफिकेट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम, मतलब आपको कुल मिलाकर के 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपको कम से कम आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट में हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। ये तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वहां के लिए है, लेकिन अगर ये है आपने कंप्यूटर में कुछ कर रखा कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो कौन कौन एलिजिबल है बताइएगा। अब लैब अटेंडेंस वाला बचा है, तो यहाँ पर लैब में तो भैया कुछ नहीं, एक तो 10वीं पास मांगा गया विथ अ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह कर रखा है और 10वीं पास है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 12th पास है विथ साइंस स्ट्रीम अगर आपका है, यानी कि पीसीबी और पीसीएम है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं 12वीं पास वाले। ये भी आपके लिए सुनहरा अवसर है लैब अटेंडेंट। तो जो जैसे कि फॉर्म डाल रहे हैं वह इसका फॉर्म भी डाल दीजिएगा मेरे साथियों। आई होप मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। A to Z वीडियो बड़ा हुआ लगभग 1 घंटे के इर्द गिर्द गया है, लेकिन A to Z पूरी जानकारी दिया हूं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ा हूं जो कि रहना चाहिए। अब यहाँ पर तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन तो आप सभी को पता है, उसके बारे में है, ये हमारे काम की चीज़ें तो मतलब है, लेकिन पहले हमें सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% आरक्षण रहेगा, इसमें से कहा गया है। 27 सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी से लागू है तो वो चल ही रहा है। चैप्टर 5, खैर ये सारी चीज़ें बाद की प्रोसेसिंग की है, तो ये इसमें हमें दिक्कत नहीं लेने वाला है। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो दिया गया है यहाँ पर, इसमें से लेना आपको। इसके बाद में ओबीसी का भी ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा यहाँ पर इन्होंने, अच्छा सब्जेक्ट के लिए दिया, खैर
इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है, सारे सर्टिफिकेट के आगे प्रोसेसिंग दी हुई है। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आज की क्लास को हम ये रोकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं गवर्नमेंट की, तो JSA वाला और लेबर अटेंडेंस अगर आप में इसमें एलिजिबल है तो इसका डालिए, जिसमें आप एलिजिबल है उसका फॉर्म डालिए। पेमेंट को मत देखिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत ही मज़ेदार होगी। पेमेंट ज़्यादा होने के कारण फॉर्म कम ही डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें वही बंदा फॉर्म डालेगा जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है, जो तैयारी कर रहा है वही फॉर्म डालेगा, हर कोई इसमें फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। अगर आप कर रहे हैं तैयारी, अगर आप चाहते हैं तैयारी करना हमारी एक पूरी टीम के साथ, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर में लेकर आऊँगा, मैं तैयारी करवाऊँगा, आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाऊँगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो में कमेंट करना है, बताना है कि हम इतने बच्चे हैं सर, इतने बच्चे हम तैयारी करने को तैयार हैं, आप लाइए हमारे लिए कोर्स लॉन्च कीजिए। नेट JRF वाला कोर्स तो चल ही रहा है, उसके साथ में इधर का कोर्स भी अलग से मैं लॉन्च पूरा सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले आऊँगा, सब्जेक्ट वाइज टीचर भी ले आऊँगा, टीचर भी ले आऊँगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, मिलेंगे। कंप्यूटर की क्लास रहेगी आज उसमें, फिर हिंदी की भी, तो ठीक है मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। और आप तैयारी करें तो आज से ही क्लासेस ज्वाइन करना प्रारंभ कीजिए। आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं सबसे परिवार का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और मैंने पूरा A to Z आपको प्रोसेस समझाने का प्रयास किया है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। तो लंबा वीडियो हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरा A to Z भी बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव इसमें हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।